हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आईसर 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे वो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसके अंदर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द PF3Cl2 के अंदर पूछा जा रहा है कौन सा होगा, मतलब वो कितना एंगल कंटेन कर रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 एंड 120। किस तरीके से आता है चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। इसमें हमारे पास फ्लोरीन 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 इस तरीके से लगा रहेगा, और दो क्लोरीन हमारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे स्ट्रक्चर है बेसिकली ये, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे तो sp3d आएगी। ठीक है, तो ये तीन फ्लोरीन इस तरीके से हो सकते हैं, दो एक्सियल पोजीशन पे और एक इक्वेटोरियल प्लेन पे, या फिर तीनों के तीनों इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएं, या फिर दो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएं, एक हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे आ जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा और कैसे पता करेंगे? तो चलिए VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसी से हम लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं। चलिए देखते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने आप को अरेंज करता है इस तरीके से ताकि क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग दो तरह के होते हैं, लोन पेयर हो सकता है या फिर बॉन्ड पेयर में यूज हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो एक पेयर बना लिए, तो वो क्या बना सकते हैं, एक लोन पेयर बना सकते हैं या एक बॉन्ड पेयर बना सकते हैं। बॉन्ड क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें जो बेसिक चीजें पता हो रहती है, क्या पता रहती है। तो आपको लोगों को एक चीज पता है, जैसे कि रिपल्शन का जो ऑर्डर देखने को मिलता है हम लोगों को, वो क्या होता है, लोन पेयर का ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से एंड बॉन्ड पेयर से, राइट। और हम लोग को एक और चीज पता है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो ज्यादा एरिया कवर करता है तो रिपल्शन ज्यादा फेस करता है, राइट। सो मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलता है मल्टीपल सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, और सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है सिंगल बॉन्ड का, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पैरामिडल की। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं जो कि हमारे आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं। ठीक है, वो जो प्लेन में रहते हैं ये तीनों बॉन्ड ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, राइट। बात करते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर की। प्रेफरेंस ऑर्डर किस चीज़ का देख रहे हैं हम लोग, कि मान लीजिए आप लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर मिल जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपको कंपैरिजन करना है कि आप किसको कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, ये जो तीनों हैं हमारे पास, इनका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, एरिया इज मोर। ठीक है, तो हम लोगों को इसको क्या करना है, रिपल्शन को मिनिमाइज करना है। रिपल्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो हम लोग इसको कहाँ पे लगाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो क्या है, 120 डिग्री है। वहाँ पे रिपल्शन कम फेस करना पड़ता है। जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग कहाँ लगाएंगे, एक्सियल पोजीशंस पे फिट करते हैं। ठीक है, एक्सियल पोजीशंस, ठीक है, पहले फिल किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और क्लोरीन से, तो हम लोग फ्लोरीन्स को कहाँ पे अरेंज करेंगे, इक्वेटोरियल की एक्सियल एक्सियल पोजीशंस पे करेंगे। ठीक है, एक्सियल पोजीशंस पे सबसे पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, तीनों फ्लोरीन्स को। तो यहाँ पे देखो दो ही एक्सियल पोजीशंस हैं, तो दोनों पे मैंने फ्लोरीन्स को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे है क्या, फ्लोरीन नहीं है, तो यानी कि ये गलत हो गया स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल तो नहीं कहलाएगा। एक फ्लोरीन लगा दिया, एक लगाया ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि दोनों फ्लोरीन लगा दिया, अब तीसरा फ्लोरीन तो हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, एक्सियल पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे ही लगाना पड़ेगा, राइट। फिर बात करते हैं दोनों क्लोरीन्स को मैंने इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, VSEPR थ्योरी के द्वारा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है फ्लोरीन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का बॉन्ड कितना होगा।
तो ये हमारे पास फ्लोरीन है, फास्फोरस है, क्लोरीन। इसका बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है पहला। दूसरी चीज ये वाला भी एक बॉन्ड एंगल है, ये कितना है? 120 डिग्री है। तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ इन द Al2Cl6 इज। तो आपको पहले मैं बता दूं, Al2 जो Cl6 है ये हमारे पास डाइमर होता है AlCl3 का, जो कि नॉन पोलर मीडियम में, जैसे कि बेंजीन हो गया, उसी में स्टेबल रहता है। अगर ये वाटर के अंदर चला जाए लाइक पोलर मीडियम्स, ठीक है, तो ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है हमारे साथ वाटर के साथ। चलिए देखते हैं Al2Cl6 के जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं और बॉन्ड लेंथ होता है, इसमें किस तरह का कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो Al2Cl6 के अंदर हमारे पास ये टर्मिनल क्लोरीन्स होते हैं और ये हमारे पास ब्रीजिंग क्लोरीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। ठीक है, ये डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, कि ये खुद का एक बॉन्ड बना लेता है, बाद में ये अपने जो लोन पेयर होता है उसको डोनेट करता है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर कभी भी ये आपको ब्रिजिंग एटम नजर आए, ठीक है, और उसके पास लोन पेयर है और अगर वो डोनेट कर रहा है सामने वाले को, तो वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके का आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, और पूरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इस तरीके से, राइट। बात करते हैं यहाँ पे 4 क्लोरीन जो हैं टर्मिनल वाले और 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, ये वाले, ये वाला जो आपको कोने पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, और 2 एल्यूमिनियम में सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, जबकि जो ब्रिजिंग वाले हैं ये आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, इस तरीके से है इसका स्ट्रक्चर, कि ये जो दोनों क्लोरीन है ब्रिजिंग वाले वो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे, और दोनों जो बाकी के चारों क्लोरीन है वो सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, होप यू आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जो Al2Cl6 के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एल्यूमिनियम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास तो भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, राइट। तो सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए क्या जो दोनों क्लोरीन्स हैं वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं ब्रीजिंग वाले। चलिए बात करते हैं कि इसकी जो हमें कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। चलिए वो देखते हैं किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास जो लेंथ है हमारे पास, ठीक है, ब्रिजिंग बॉन्ड की हमेशा ज़्यादा होती है टर्मिनल बॉन्ड से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो ब्रिजिंग बॉन्ड है हमारे पास, इसकी लेंथ क्या होगी? हमेशा टर्मिनल से ज़्यादा होती है हमेशा। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है टर्मिनल से। ऐसा क्यों है? देखिए, स्ट्रेंथ के बारे में आपको कंक्लूजन अभी दे देता हूँ, और जो लेंथ है इसका कंक्लूजन आपको मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिजिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है? कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ब्रिजिंग बॉन्ड की। ठीक है, टर्मिनल से, और उसी की लेंथ भी ज़्यादा होती है, ये चीज़ भी आप याद रखना। ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन होता है? ये परसेंटेज इस कैरेक्टर से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 लॉब्स है। ठीक है, पहली है हमारे पास sp, sp2 एंड sp3। तो यहाँ पे जो लॉब्स है sp का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो परसेंटेज कैरेक्टर की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको 50% परसेंटेज कैरेक्टर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 33.33% आपको परसेंटेज कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 25% परसेंटेज कैरेक्टर देखने को मिलता है, राइट। किस तरीके से निकालते हैं? जैसे कि एस को आप 1 मान लीजिए, तो पी भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो 1/2 आएगा, तो यानी कि उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कैरेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। बात करते हैं कि जो sp का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ बॉन्ड एंगल की।
ठीक है, बी एच से लिख देता हूँ बॉन्ड एंगल। यहाँ पे sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, तो ये कितना होता है 120 डिग्री होता है, राइट। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री रहता है, ठीक है। बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ sp की सबसे कम रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं sp3 की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी sp3 की तरफ जाते जाते। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूजन किया, तो कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से Al2Cl6 फॉर्म होता है। तो हमारे पास दो AlCl3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मैंने 2 AlCl3 मॉलिक्यूल्स को लिया है इस तरीके से। इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आपको येलो कलर में नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है उस वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों की हाइब्रिडाइजेशन इनिशियल स्टेज पे जो एल्यूमिनियम थे वो कितनी थी sp2 थी। आफ्टर अटैकिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ चला गया एटम दोनों के दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिली कि जो परसेंटेज कैरेक्टर था, ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये चीज़ सेम रही, ये चीज़ सेम है, ठीक है, ऑलरेडी। बट जो इधर वाला जो चीज़ है, इसका जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से। दूसरी चीज, बॉन्ड एंगल कम हो गया और परसेंटेज कैरेक्टर कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हम लोगों ने इस रिजल्ट को प्रूफ किया था पहले, तो यहाँ पे वो उस रिजल्ट का हम लोगों ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन पे एक बार आते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि जो हमारे पास ब्रिजिंग बॉन्ड होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है टर्मिनल से, तो बिल्कुल ये सही है, ये वाला भी सही है, तो ये दोनों ऑप्शन बीच में कट जाते हैं। बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो हमें क्या पता है कि बॉन्ड एंगल जो ये वाला होता है और ये वाला जो रहेगा ये 118 डिग्री के लगभग है। तो ये वाला जो बॉन्ड आएगा वो बॉन्ड एंगल क्या आएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल एक्चुअल में कम हो गया है, यहाँ का 120 से कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्मिनल बॉन्ड है, ठीक है, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द ब्रिजिंग बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि जो हमारे पास CH3SiCl3 है और CH3SiCl2 है, ये हमारे पास विच वन इज यूज टू सिंथेसाइज स्ट्रेट चेन लीनियर पॉलीमर एंड ब्रांच चेन क्रॉस लिंक्ड जिसको बोला गया है यहाँ पे सिलिकॉन पॉलीमर फॉर्म करता है रेस्पेक्टिवली। तो हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा सही रहेगा। चलिए बात करते हैं सिलिकॉन पॉलीमर्स क्या होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है, राइट, कंडीशंस में ये तीनों आ सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर पॉलीमराइजेशन कराने से पहले इसका क्या करता है, हमें वाटर से एडिशन कराना रहता है, जहाँ पे क्लोरीन की जगह हमारे पास ओ एच आके लग जाता है इस तरीके से। जितने क्लोरीन होंगे उतनी बार हम लोग वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन है, वहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तीनों का, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कराते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू दो दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसी के, ठीक है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ से हम लोगों ने कंडेंसेशन किया है, मतलब वाटर को रिमूव किया है वन मॉलिक्यूल, और इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या एक तरीके का इसका जो यूज़ होता है इस वाले मॉलिक्यूल का, हम लोग पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए, मतलब ये टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, टर्मिनेशन के लिए, टर्मिनेशन ऑफ अ चेन, ठीक है, चेन को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोने पे जब भी ये इस ऐसा लगा देंगे तो चेन आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, राइट, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए मैं ये सब चीज़ें अपने आप मतलब लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए आप लोगों का 3 घंटे का पेपर होता है, मैं 3 घंटे का यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसलिए मुझे लिख के फिर इसको स्टॉप करके दोबारा चालू करना पड़ता है बार बार।
तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अचानक से कैसे आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से निकलते हुए नजर आएंगे। और ये चेन आगे की तरफ भी इधर चलती जाएगी और इधर भी चलती जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आगे भी इधर चलेगी, इधर भी चलेगी। और इस तरीके से तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंसेट करके यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि ये एक तरीके की लीनियर चेन है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था एक जगह पे कि स्टेक चेन कौन फॉर्म करेगा। तो स्टेक चेन का आंसर हमारे पास ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट करता रहेगा बार बार इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये बना सकता हूँ कि ये इस तरीके से अपने आप को रिपीट करेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको जब रोकना रहेगा तो हम लोग इस वाले का यूज़ कर लेंगे, टर्मिनेटिंग का, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड वाला, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू फॉर्म करता है, ठीक है, क्रॉस लिंक। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये कंडेंसेशन होता है। यहाँ पे हम लोगों ने चार मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जो कि CH3, जो हमारे पास तीन OH वाले थे उसका है ये, ठीक है, मॉलिक्यूल। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा और जो भी आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है वहाँ से वाटर रिमूव होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास एक ब्रांच ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ब्रीजिंग ऑक्सीजन रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा CH3 के थ्रू, और यहाँ पर भी ब्रीजिंग ऑक्सीजन रहेगा, जो कि इधर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा दूसरा वाला। और इस तरीके से ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, ब्रांच स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। ब्रांच चेन बोला है, ठीक है, या क्रॉस लिंक्ड बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए और बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली बात किया गया है, ठीक है, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास, which of the following statement is incorrect about the complex of a divalent ion of a atomic number 25। एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका 25 है वो किसका है, मैंगनीज का रहता है, राइट। तो मैंगनीज, और वो डायावेलेंट है, डायावेलेंट है मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड की बात की जा रही है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की जा रही है किसके अंदर, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एंड द ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। उसके हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उसको कंपेयर करना है इसके अंदर, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये चीज़ हमें बतानी है। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं Mn+2 की। Mn+2 के पास 3d5 इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। जो उसकी डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होती है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं जो हमारे पास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है, उसके अंदर डीजनरेसी के कारण स्प्लिट होता है, राइट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा स्प्लिट होता है जैसे ही लिगेंड उसको अप्रोच करेगा। अभी इसके पास ये सिर्फ आयन है, ठीक है, आइसोलेटेड आयन है ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो इसलिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहा है अभी, राइट, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। बात करते हैं कि जब इसके पास लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, लिगेंड जैसे ही अप्रोच करेगा तो क्या होता है, इसके अंदर स्प्लिट होती है, ठीक है, स्प्लिटिंग होती है। इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है, उसी के कारण जो गैप आता है उन दोनों का, उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको। तो बात करते हैं कि जब ये हमारे पास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री जाएगा और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री जाएगा तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो T2G ऑर्बिटल्स रहती है ऑक्टाहाइड्रल के केस के अंदर, ये ऑक्टाहाइड्रल है, ठीक है। तो DXY DYZ DZX रहती है, और इसके अंदर स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है टेट्राहाइड्रल के कंपैरिजन में। और ये EG ऑर्बिटल रहती है। जी यहाँ पे जी रेड को दर्शाता है, मतलब जी रेड का मतलब होता है सिमेट्री है, ठीक है। और यहाँ पे टी का मतलब होता है टेट्रली जनरेटेड जो ऑर्बिटल्स होती है उसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता है या DZ स्क्वायर रहता है इस वाले ऑर्बिटल्स में, ठीक है।
यहाँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स रहता है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर रहता है यहाँ पे टेट्राहाइड्रल के केस के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसका ऑर्बिटल का डायग्राम बना देता हूँ। इसमें हम लोग बात करते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो होता है रूट n n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। बात करते हैं टेट्राहाइड्रल केस, जो कि वीक फील्ड लिगेंड की यहाँ पूछा जा रहा है, टेट्राहाइड्रल के अंदर वीक फील्ड लिगेंड दोनों केस के अंदर ही, ठीक है। और दूसरे में पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, किसके अंदर, ऑक्टाहाइड्रल के केस में। और थर्ड वाले जो डी वाला ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है ऑक्टाहाइड्रल वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, राइट। तो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं देगा, तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो डायरेक्ट इस तरीके से फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप म्यू की कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 × 7 दैट इज √35, जो कि कम आउट आएगा लगभग 5.92, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है, तो मैं बोलूँगा पेयरिंग एनर्जी कम है हमारे पास डेल्टा ओ से, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पेयरिंग एनर्जी हमारे पास ज़्यादा थी किससे, डेल्टा टी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम है, ठीक है, तो हमारी जो स्प्लिटिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1+2 आई थिंक, ठीक है, ये सही है, नहीं 1+2+1, राइट, तो ये हो जाएगा √3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.73। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है पहली चीज़, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। और बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड के अंदर, तो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है डेल्टा ओ से, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। सो तो यहाँ पे जो भी हमारे पास रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 5 × 7 √35, जो कि रहेगा 5.92, राइट, बोर मैग्नेटॉन। तो ये वाला आंसर भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, NiCO4 जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, क्यों होता है, इसका हमें रीज़न देना है, ठीक है। तो NiCO4 के अंदर जो हमारे पास निकल होता है, ठीक है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। बात करते हैं CO की। CO हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है काफ़ी ज़्यादा। बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो बिल्कुल सही है, बट क्या डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण है क्या, चलिए चेक करेंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होता है क्या, बिल्कुल नहीं, कैसे चेक करना है चलिए देखते हैं। निकल की जब आप एटॉम एटॉम की फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d8 रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे निकल जीरो की तरफ बढ़ेगा, मतलब बेसिकली जैसे इसको लिगेंड अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो डीजनरेसी है वो, मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3d10 इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी, और इस तरीके से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कुछ, ठीक है, फुल्ली फिल्ड, ठीक है। ये होता है हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स, राइट। फिर हमारे पास 4s ऑर्बिटल रहेगा, और फिर 4p ऑर्बिटल्स रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास अप्रोच बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, CO जो है बेसिकली, वो इसको अप्रोच कर रहा होगा। अप्रोच करते करते पहले यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा, फोर्थ यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, ठीक है, एक तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, एक हमारे पास होता है टेट्राहाइड्रल, ठीक है, टेट्राहाइड्रल। जो टेट्राहाइड्रल की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, और जो स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp dsp2 होती है, राइट।
तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के लगने के बाद, वो मिल रही है sp3। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रहती है इसकी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। Na ये रहेगा, तो यहाँ पे CO आएगा एक, CO एक इधर की तरफ से आएगा, CO एक इधर की तरफ से आएगा, एक CO इसकी इधर की तरफ से आएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बात करते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सिनर्जिक बॉन्डिंग को देखना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग किस तरीके से है, वो क्या होती है। आपको इसको देखने के बाद कभी भी सिनर्जिक बॉन्डिंग में कभी डाउट नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। चलिए समझते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या है कि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो लिगेंड है बेसिकली, ठीक है, वो क्या करता है, मेटल्स को अपना लोन पे डोनेट करता है, राइट। इस तरीके से ये अपना लोन पे डोनेट करेगा, और यहाँ पे सिग्मा बैक बॉन्डिंग होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है हम लोगों को। ठीक है, अब क्या होता है कि सिनर्जिक इसमें क्या चीज़ है, सिनर्जिक क्या चीज़ है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई स्टार ऑर्बिटल्स होती हैं एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी ऑलरेडी डी पाई ऑर्बिटल्स रहती हैं, वो क्या करती है, इसके अंदर बैक डोनेशन कर देती है, बैक डोनेशन कर देगा, राइट। जैसे ये बैक डोनेशन करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट मतलब क्या है कि ये इधर से भी ले रहा है और ये डोनेट भी कर दे रहा है बैक। ठीक है, मतलब दोनों का, मैं बोलता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलता है ना, कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सिमिलर टाइप का यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कि ये भी दे रहा है और वो भी दे रहा है बैक डोनेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज समझना, कि मेटल ने अपने डी पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया इसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही होगा, तो जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार जैसे ही इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, राइट। और अगर मान लीजिए मैं बात करूं, एम डी पाई जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है, पाई स्टार को, अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उसकी डोनेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है कार्बन मेटल की, तो क्या हो जाएगा, एम सी जो बॉन्ड है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं पाई के अंदर, पाई स्टार के अंदर सॉरी, तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज रहेगी। किसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज रहेगी, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर मेटल डोनेट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो एम जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगर हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, और जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है बैक डोनेशन से, ठीक है, इसको बैक डोनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी के कारण ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये जो बैक डोनेशन वाला बॉन्ड होता है इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिनर्जिक बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह की सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है इन द मेटल कार्बोनिल। चलिए देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो 3D ऑर्बिटल्स है हमारे पास, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 10 है, और सारे के सारे क्या पेयर्ड है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, बट क्या दिक्कत आ रही है कि पूछा जा रहा है कि डाया मैग्नेटिक किसके कारण है। तो डाया मैग्नेटिक हमारे ऑप्शन नंबर ए के कारण है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो 3D ऑर्बिटल के अंदर फील्ड है, उसी के कारण तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण कहीं भी डायमैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं आ रहा है, ना ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो वो तो है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण भी नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड तो बाद में आए हैं, सिर्फ यहाँ पे अप्रोच के कारण ये सब पेयर हुए हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो एक्चुअल में पेयरिंग किसके कारण हुई है, जैसे अप्रोच हो रहे थे इसके कारण पेयरिंग हुई है ये। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण पेयरिंग नहीं हो रही है, ये चीज़ आप समझना। ठीक है, तो इसलिए डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हमारे पास जो आया है वो 3D ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होने के कारण यहाँ पे आया है। अब बात करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास सोर्स प्रोजेक्शंस गिवन है। ठीक है, हमें रिलेटिव एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है,
एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास स्टेबिलिटी के, राइट। कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल रहता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम रहती है, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हमें इस सम का क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मन प्रोजेक्शन सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास जो एटम रहता है, ये हमारे पास फ्रंट एटम, सॉरी बैक एटम है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट एटम रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास CH3 लगा रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा रहेगा। जो बैक वाला रहेगा वो कार्बन CH3 कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन लगा रहेगा, राइट। बात करते हैं सेकेंड वाले प्रोजेक्शन की। यहाँ पे ये बैंक बैक कार्बन एटम है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो फ्रंट वाले कार्बन्स के ऊपर में दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3 है इस तरीके से, ठीक है। बैक वाले के पीछे भी क्या है, CH3 इधर की तरफ, ये इक्लिप्स फॉर्म में है, ठीक है। इलिप्स फॉर्म में, सॉरी। और यहाँ पे थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 इस तरीके से, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ वाले के प्रोजेक्शन की, नॉर्मन की। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा CH3 इधर है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे CH3 इधर की तरफ है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही रहेगा कि अगर कोई दो बल की आमने सामने रहते हैं तो उसका रिपल्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं, सबसे जो ज़्यादा बात होगी वो CH3 और इसकी रहेगी, ठीक है। रिपल्शन इसी के कारण आएगा ज़्यादातर, ठीक है। तो बात करते हैं, ये एंटी स्टेगर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटी स्टेगर्ड पोजीशन नहीं है, तो यहाँ रिपल्शन सबसे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटी स्टेगर्ड पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, गोचे है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके की इक्लिप्स इलिप्स पोजीशन है, ठीक है। इलिप्स्ड पोजीशन है, ये भी हमारे पास इलिप्स्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास फुल्ली इलिप्स्ड पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि जो CH3 का रिपल्शन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, देन सेकंड इक्वल्स टू थर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों और ये दोनों आपस में एक तरीके से सेम है, मतलब बेसिकली R है तो ये दूसरा वाला S है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही नज़र आ रहा होगा, सिर्फ यहाँ HH है, इधर भी HH है, यहाँ HCH3 है, यहाँ HCH3 है, यहाँ HCH3 है, यहाँ HCH3 है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी एकदम बराबर रहेगी, और सबसे कम स्टेबल रहेगा हमारे पास फोर्थ वाला। तो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम रहेगी, सेकंड, देन थर्ड, ठीक है, एंड देन फोर्थ की सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो हमसे रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा रहा था, तो रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो हेलोरिन्स हमें गिवन है, ठीक है, जो कि क्लोरो है, यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द NaOH। तो NaOH यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है, मतलब OH माइनस यहाँ का, ठीक है, वो क्लोरीन पे जाके अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट। तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो OH माइनस है यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप पूरे इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पाएंगे कि इसके अंदर पूरे के अंदर जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज का हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे पूरे रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें नेगेटिव चार्ज आपको दर्शाया गया है यहाँ पे। और जो फाइनल स्टेप है आफ्टर रेजोनेंस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन रिमूव हो जाएगा जो कि फास्ट स्टेप रहेगा, और ये वाला हमारे पास स्लो स्टेप रहती है, ठीक है, जिस पर अटैक होता है, ठीक है। फास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आके OH जुड़ जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, उसका काफ़ी बड़ा रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों है, समझिएगा। जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, ठीक है,
उतना ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो नेगेटिव चार्ज का कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे द नेगेटिव चार्ज। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू इसको समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे माइनस एम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे माइनस आई हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस एम का इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे हमें प्लस एम देखने को मिलेगा। तो हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो ऑर्डर रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, प्लस एम सबसे कम रहेगा, फिर प्लस आई, फिर नो इफेक्ट। ठीक है, फिर देखने को मिलता है हमें लोगों को माइनस आई एंड माइनस एम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सबसे ज़्यादा रहेगा रिएक्टिव। ठीक है, फिर हमारे पास रहेगा थर्ड वाला, फिर रहेगा हमारे फर्स्ट वाला, देन रहेगा हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर रहने वाला है इसका। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप इस वाले ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ पे फोर्थ और वन के बीच में इंटरचेंज आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाया, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिक्वेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड Cl की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो पी निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं रोजरमुंड कैटलिस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रोजरमुंड कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो क्लोरो हमारे पास कार्बोनिल होता है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रोजनमुंड कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट। बात करते हैं जब इसके ऊपर ग्रिग्नाइट की रिएक्शन कराई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ग्रिग्नार्ड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या रहेगा, Me-। ठीक है, Me- यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इस पे क्या कराया है, हाइड्रोलिसिस कराया है, मतलब उस पे वाटर का एडिशन कराया है, राइट। तो प्रोटोनेशन कराएगा ये एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COH, इस तरीके से, सॉरी CO-। ठीक है, यहाँ पे CH3 आके लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। फिर हम लोगों ने इसका जो प्रोटोनेशन कराएंगे तो इसके थ्रू यहाँ पे H आ जाएगा O के साइड, O के साथ। ठीक है, CH3H एंड यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बात करते हैं जब हम लोगों ने इसी के अंदर, यहाँ पे OH था, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। ठीक है, R के लिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों ने डाला CrO3। ठीक है, CrO3 क्या करता है, जो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल रहता है, 1 डिग्री अल्कोहल रहता है और 3 डिग्री अल्कोहल रहता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इसको। और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हम लोगों को, 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मतलब ये वाला पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। बात करते हैं इसके अंदर जब हम लोगों ने किल्मेंशन रिएजेंट डाला, किल्मेंशन रिएजेंट इसको बोला गया है। ठीक है, किल्मेंशन रिएजेंट डालने के बाद क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, किल्मेंशन रिडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, किल्मेंशन रिडक्शन के थ्रू क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होता है
यहाँ पे रिमूव हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे और यहाँ पे भी एक, मतलब 4 कार्बन की ये प्रोपेन बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये सॉल्व होएगा क्वेश्चन। बात करते हैं ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है कि पी एंड क्यू जो है हमारे पास, वो एडिशन प्रोडक्ट शो करेंगे HCN के साथ। तो पी कहाँ है, ये रहा। क्यू कहाँ है, ये रहा, ठीक है। आर ये रहा और हमारे पास एस ये है, ठीक है। तो पी क्या एडिशन प्रोडक्ट शो करेगा, बिल्कुल। जो सी एन का जो माइनस है, ठीक है, एच सी एन का जो माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं आर के अंदर। आर के अंदर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्यू हैज़ नो कायरल सेंटर। क्यू के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है क्या, तो ये वाला कायरल सेंटर है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कायरल सेंटर है, ठीक है, ये वाला कायरल सेंटर है। बात करते हैं प्रोडक्ट आर अंडरगोज द कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। कैनिजारो क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स के द्वारा ये दी जाती है। इसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमें एल्कोहल देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि आर की बात कर रहा है। आर तो क्या एक तरह का कीटोन है, तो मैंने तो बोला पहले आपको कि एल्डिहाइड देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं एस की। एस इज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या एस सेचुरेटेड है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी हमारे पास ऑक्सीजन ये सब नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके का सेचुरेटेड है, ठीक है। तो ये सेचुरेटेड है। तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन फॉर्म होगा जहाँ पे हम लोग सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, मतलब सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये हमारे पास सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं MgBr की तरह, ठीक है। Br से, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये करता है एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमें देखने को मिल रही है। तो होगा ये यहाँ पे कि जो हमारे पास MgBr होता है वो दो काम कर सकता था, ठीक है। एज अ स्ट्रॉन्ग बेस भी काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने को मना किया उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, तभी तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, राइट। तो उसके अंदर होता ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे कोई OH लगा हुआ है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, MgBr होगा, इस तरीके से। तो होगा ये कि यहाँ का हाइड्रोजन इस Me के साथ चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता है OMgBr, ठीक है। और यहाँ पे MEH बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मीथेन कहलाएगा, CH4, राइट। तो ये वाला जो इसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H3 पॉजिटिव से, तो ये यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगा, OH फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब जो अल्कोहल इनिशियल था वो फाइनली अल्कोहल ही रहा इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन यही है हमारे पास। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इनिशियल स्टेज पे जो प्रोडक्ट था, फाइनल स्टेज पे भी हमारे पास वही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले OMgBr फॉर्म होगा, फिर जैसे इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो दोबारा वही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, OH। और यहाँ पे देखने को मिलेगा MgBrOH, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना था आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। तो अभी ऑफ दिस स्ट्रक्चर मैंने इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी।
तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की और इस वाले डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस क्या है, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अनसिमेट्रिक होने के कारण हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ इसका, कि अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को काफ़ी इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिक को। बात करते हैं कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन के कारण मैं बात करता हूँ, ये डबल बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन एक बार मैं सेम तरफ रख लेता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं इस वाले ग्रुप को एक मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जब दो कायरल कार्बन है हमारे पास, तो 2 की पावर 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, मतलब इसके 4 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है, डिफरेंट। बात करते हैं जब ये सिस ना होकर ट्रांस पोजिशन पे आ जाए, इस तरीके से हाइड्रोजन हो, ठीक है, CH3, तो भी यहाँ पे 2 की पावर 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि दो कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर भी हमें 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल 4 + 4 कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, 8 स्ट्रक्चर्स टोटल फॉर्म होंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस केस के अंदर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं सबसे पहले कि हमें एक होमोजीनियस रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जो अभी आइडियल गैस की, और वो 27 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, मतलब @27 डिग्री सेल्सियस में इसको बोल देता हूँ, ठीक है। और इसका मतलब होता है 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे हमें केपी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 9.98 इंटू 10⁻²7, ठीक है। और केसी की वैल्यू भी हमें गिवन है 4 × 10⁻24, ठीक है। बात करते हैं इंथैल्पी चेंज, जो हमें दे रखा है डेल्टा एच गिवन है, वो कितना दे रखा है, -18.4 किलो जूल पर मोल गिवन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि डेल्टा यू कितना होगा रिएक्शन का, और हमें आर की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो हमें क्या पता है, केपी बाई केसी का रेशियो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, कितना होता है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रख रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ केपी की वैल्यू पता है, केसी की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू आपको पता है, और टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता है, तो आप इसको भी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है डेल्टा एन जी की वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है 1, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर रहेगी, जो आर टी रहता है वो के पी बाई के सी के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर हमें क्या पता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, सॉरी, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, ठीक है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो। तो यहाँ से डेल्टा यू हमें निकालना था, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 18.4 है, माइनस का डेल्टा वन एन जी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आर टी की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है 20.89 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता था क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, वो भी आपसे हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब ये आपका दिमाग देखो खराब करेगा, और आप जरूर गलत करके आओगे अगर आपने ये चीज़ काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ी होगी तो, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ क्या है क्या नहीं है। बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s ऑर्बिटल की फॉर द हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो ये देखो, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, अगर आपको ग्राफ इसका पता रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा देता हूँ क्या है। देखो, श्रोडिंगर जो वेव का फंक्शन था हमारे पास, वो आर थीटा और फाई का फंक्शन होता है, राइट। तो उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, रेडियल फंक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एंगुलर फंक्शन, राइट। तो हमारे पास एक एंगुलर फंक्शन होता है, एक रेडियल फंक्शन होता है। तो जो रेडियल फंक्शन होता है हमारे पास, वो किसका फंक्शन होता है, डिस्टेंस का फंक्शन होता है, मतलब कितने डिस्टेंस पे है वो न्यूक्लियस से, ठीक है। बात करते हैं एंगुलर फंक्शन, वो थीटा एंड फाइव का फंक्शन होता है, कि स्पेस में वो किस एंगल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, एस है, पी है, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है हमारे पास, ठीक है। जो एस ऑर्बिटल होती है वो सिमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल होती है, राइट। बात करते हैं ये डंबल होती है, ये हमारे पास डबल डंबल होती है,
ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चला जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक है, तो उसको किसी एंगल की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ रेडियल फंक्शन डिफाइंड होता है। एंगुलर फंक्शन यहाँ के अंदर नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ओनली रेडियल। बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है। रेडियल फंक्शन भी डिफाइंड होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने पे अलग है और एक्स वाई पे जाने के लिए अलग प्रोबेबिलिटी है। इसको यहाँ पे थीटा और फाई डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन दोनों के दोनों डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं इसके अंदर कि इनके ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। आप लोगों ने 3 तरह के ग्राफ देखे होंगे। पहला फाई वर्सेस आर, ठीक है। दूसरा फाई स्क्वायर वर्सेस आर, और दूसरा देखा होगा, तीसरा देखा होगा आप लोगों ने, हमारे पास आरपीडीएफ, ठीक है। आरपीडीएफ यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आरपीडीएफ, ठीक है, वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। या इसको बोलते हैं हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है, पाई स्क्वायर दिस, ठीक है। इस तरीके का ये ग्राफ रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि किस तरह के ग्राफ कौन सा पूछा जा रहा है हम लोगों से यहाँ पे। तो फाई स्क्वायर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सबके ग्राफ। और आप लोग किस तरीके से पेपर में फाइंड कर सकते हैं कि ये ग्राफ वही है जो आप लोगों को गिवन है, वो सब आपको क्वेश्चन में भी बताने वाला हूँ। और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी लल्लू क्वेश्चन लगेगा जब मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ग्राफ आइडेंटिफाई वे की, कि किस तरीके से आप इन तीनों का ग्राफ अगर आपको गिवन है तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ है। 1s का है, 2s का है, 2p का है, 3s का है, 3d का है, 4s का है, 4p का है, किसका है। तो उसका तरीका होता है। चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ग्राफ नॉन ज़ीरो से चालू हो रहा है, ठीक है, नॉन ज़ीरो से चालू हो रहा है, ठीक है, किन के लिए? मैं इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के लिए फाइव वर्सेस आर और फाइव स्क्वायर वर्सेस आर। अगर नॉन जीरो से चालू होता है ग्राफ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एस ऑर्बिटल का ग्राफ होगा, ठीक है। अगर वो जीरो से चालू हो रहा है, ठीक है, ग्राफ जीरो से चालू हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो पी ऑर्बिटल का हो सकता है, डी ऑर्बिटल का हो सकता है, और एफ ऑर्बिटल का हो सकता है, राइट। तो बात करते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला हमेशा किससे चालू होगा, जीरो से चालू होगा, ठीक है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई ग्राफ इस तरीके का दे रखा है तो वो समझ लेना है एस का ग्राफ है, एस ऑर्बिटल का ग्राफ है, राइट। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, कि अब हम लोग किस तरीके से फाइंड करें कि उसका नंबर क्या होगा, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेडियल नोड्स के क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल नोड का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड करते हैं, क्या, एन की वैल्यू फाइंड की जाती है, ठीक है। बात करते हैं इन दोनों की। जो हमारे फाइव स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है, ठीक है, और हमारे पास आरपीडीएफ का जो ग्राफ होता है वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है, इसमें एक और चीज़ नोटिस की जाती है कि ये हमेशा जिसके पीक्स होते हैं, मान लीजिए पहला पीक है, ये दूसरा पीक है, ये तीसरा पीक है, चौथा पीक है, तो ये हमेशा डिक्रीजिंग होते हैं। डिक्रीजिंग पीक आपको देखने को मिलेंगे हमेशा, ठीक है। वो चाहे एस ऑर्बिटल का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, हमेशा डिक्रीजिंग पीक देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आरपीडीएफ की। आरपीडीएफ में हमेशा इंक्रीजिंग पीक देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये फाइव वर्सेस आर का ग्राफ दे रखा है, पूछा जा रहा है किस ऑर्बिटल का ये ग्राफ होगा। तो पहली चीज़ तो ये नॉन जीरो से चालू हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि एस ऑर्बिटल का ग्राफ है।
बात करते हैं इसके अंदर, ये कहीं पर भी देखिए फाई की वैल्यू जहाँ पर जीरो होती है उसको बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल नोड कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रेडियल नोड अगर कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो यानी रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो गई। उसकी वैल्यू कितनी होती है, एन माइनस एल माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे एल, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे एन माइनस जीरो माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल के आई वन। तो यानी कि ये वन एस का ग्राफ है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा जा रहा है 5 वर्सेस आर का ग्राफ हमें गिवन है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे रेडियल नोड कितना है, हमारे पास एक रेडियल नोड है। तो यहाँ पे रेडियल नोड की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। रेडियल नोड कितना है यहाँ पे, हमारे पास वन है, ठीक है। पहली चीज तो ये एस ऑर्बिटल का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो से चालू होना चाहिए एस ऑर्बिटल के लिए। पहली चीज तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो से होने के लिए एस ऑर्बिटल होता है। और अगर जीरो से चालू होता है तो उसके लिए पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होता है। किसके लिए, हमारे फाइव वर्सेस आर और फाइव स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ के लिए, ठीक है। ये चीज आपको पता है। बात करते हैं यहाँ पे रेडियल नोड की वैल्यू कितनी है, एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे एन माइनस एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। यहाँ पे एन इक्वल्स टू कितना है, थ्री है। और पी की पी का जो एल होता है वो कितना होता है, वन होता है। तो क्या थ्री माइनस वन टू होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन फोर डी वाले को, ठीक है। एन माइनस एल इक्वल्स टू यहाँ पर भी टू होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू फोर दे रखा है और एल इक्वल्स टू यहाँ पे टू दे रखा है। तो फोर माइनस टू कितना होता है, टू होता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ क्या हो सकता है, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, राइट। तो ये मल्टीपल का भी राइट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं, ये हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वर्सेस आर का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमारे से क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले वन एस ऑर्बिटल की। तो हमें पता है कि वन एस ऑर्बिटल नॉन जीरो से चालू होगा, उसका रेडियल नोड कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो वन एस ऑर्बिटल के लिए जो मैक्सिमम पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है, आर इक्वल्स टू जीरो पे है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ पे है, आर इक्वल्स टू जीरो पे है, ठीक है। बात करते हैं इसी के, एक अगर कोई और ग्राफ आपको दे रखा होता है तो आप सिमिलर तरीके जो मैंने पहले बताया उसी तरीके के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो पीक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मैं आपको चार ग्राफ बना के देता हूँ, ठीक है, फाइव वर्सेस आर के। तो ये वाला आपका ऑप्शन दे दिया मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और एक ऑप्शन दे दिया आपको इस तरीके से। पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक सेकंड बना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टच होते हैं इसको बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। जहाँ पे भी ये टच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन रेडियल नोड है और यहाँ पे भी तीन रेडियल नोड है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, फाइव वर्सेज स्क्वायर, फाइव स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ का, ठीक है। तो हमें पता है किसका डिक्रीजिंग ग्राफ जाता है हमेशा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ जाता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। जबकि आपको पता है कि रेडियल नोड कितना है इसका, थ्री है। दोनों का अगर सेम भी दे दिया आपको, थ्री ये दे दिया, मान लिया आपने कैलकुलेशन की एन माइनस एल माइनस वन से, उसका थ्री आ गया रेडियल नोड। बट आपको ये बात नहीं पता कि ये डिक्रीजिंग होता है कि इंक्रीजिंग होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि दोनों में से सही कौन सा है, दोनों जीरो से चालू भी हो रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए फाइव स्क्वायर वर्सेज आर का जो ग्राफ होता है उसका डिक्रीजिंग पीक होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ्स की, जो कि आरपीडीएफ वर्सेज है हमारे पास, ठीक है। आरपीडीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेज आर का ग्राफ, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, हमें किसी वॉल्यूम के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। इस वॉल्यूम के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस डी आर वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि
हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाई स्क्वायर, ठीक है, और डीवी वॉल्यूम के अंदर निकालनी है। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आरपीडीएफ, वो कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या स्फेयर है, 4/3 पाई r³ हो जाएगा। जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यू हमें निकल के आएगी पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 πr² dr, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है, आरपीडीएफ वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बन के आता है वो कुछ इस तरीके से बन के आता है, हमेशा जीरो से चालू होगा, स्टार्टिंग विद जीरो हमेशा, ठीक है। और वो इस तरीके से पीक हमेशा इंक्रीज होता रहेगा इसका, ठीक है, नीचे जाएगा पूरा और फिर पीक इंक्रीजिंग होता रहेगा। इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ से आप रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिएंगे, आपको ऑप्शंस चेक करने, ठीक है। आपको नोड वाला फॉर्मूला पता है रेडियल नोड का, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस तरह के ग्राफ के, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या है, हमारे पास फाइव स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक, फाइव फाइव स्क्वायर वर्सेज आर के ग्राफ की बात कर रहा है, जो कि हमेशा डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। 1s ऑर्बिटल के लिए हमें गिवन है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये हमारे पास ग्राफ रहता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे होता है, ठीक है, एट द न्यूक्लियस, ठीक है, r = 0 पे, मतलब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें दे रखा है टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये हमें चेक करने की कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, डी ए/डी टी क्या होता है, माइनस ए, सॉरी के टाइम्स ऑफ माइनस ए नॉट की पावर जीरो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर के, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये चीज़ फॉलो होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉलो होगा, डी ए/डी टी इक्वल्स टू माइनस का के ए की पावर वन फॉलो होगा, राइट। जब आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस का के टी। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, एलन ए अपॉन, सॉरी, ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का ई की पावर माइनस का के टी मिलता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन था ए टी बाई ए नोट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। जब आप यहाँ पे किसी टी हाफ को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उसी को हम टी हाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे निकल के आती है ए नोट बाय टू के वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू आपको सभी को पता ही रहती है, एल एन टू बाई के, ठीक है। तो बात करते हैं टी हाफ की वैल्यू जो है, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, क्या रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है, नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करते हैं टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जीरो जो हाफ लाइफ होती है ऑफ द जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल, कि यहाँ पे कोई भी इनर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। जो हाफ लाइफ होती है सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, बिल्कुल। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो मैंगनीज है Mn4-, ठीक है, वो रिडक्शन के थ्रू जाता है Mn+2 के अंदर। तो यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +2 के लिए जाने में क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया, गेन किया। मैंने यहाँ लिख देता हूँ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 5 इंटू अवोगाद्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे, ठीक है, कंज्यूम किए होंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लिया होगा इतना करंट फ्लो करने के लिए। तो Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है, ठीक है। तो हमें टाइम फाइंड करना है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पता है, 5 × n इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 कूलाम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और यहाँ से हमें आई पता है 2.5 एम्पियर है, ठीक है। टाइम हमें निकालना है।
जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जो मेरा टाइम निकल के आएगा वो हम लोगों को सबसे पहले तो सेकंड्स में मिलेगा और फिर उसके बाद हम लोगों को सेकंड्स में आएगा हमारे पास टाइम। उसको जब हम लोग आर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो माइक्रो सेकंड्स में पहले चेक करेंगे कि माइक्रो सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं आता है, मैंने जो चेक किया था। ठीक है, तो आपका आर में आंसर आएगा और जो आर में आंसर आएगा वो 53.6 आर आता है। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है तो आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ से 53.6 आर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप भी कीजिए क्योंकि आपको पेपर में खुद करनी रहेगी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एंड बेरियर्स, ठीक है, among the systematic diagram of the best corresponding reaction scheme shown below, जिसका k और k डैश की वैल्यू क्या दे रखी है, सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे k और k डैश क्या है, सेम वैल्यू का है, k इक्वल्स टू k डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी का मतलब है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी है। ठीक है, मतलब फ्री एनर्जी अगर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो कम स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्री एनर्जी के, किसके, क्वांटिटी के। अगर कोई ज़्यादा बन रहा है तो मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो मतलब उसकी फ्री एनर्जी कम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी के लिए। ठीक है, तो आपको इस सॉफ्ट लॉजिक का यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, छोटे से लॉजिक का यूज़ करना था, बाकी तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, बात करते हैं वाई और यहाँ पे बात करते हैं जेड की। ठीक है, यहाँ पे 4K वर्सेस 2K दे रखा है। ठीक है, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का। और यहाँ पे भी 8K वर्सेस 3K दे रखा है। क्यों, क्योंकि K डैश इक्वल्स टू K है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट K लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो 2 है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है, हमारे पास 8/3 है, जो कि ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो, सबसे अनस्टेबल क्या है, हमारे पास एक्स है, क्योंकि वो हमेशा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो एक्स सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और इनिशियल स्टेज पे सबसे ज़्यादा एक्स ही था। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा एक्स इनिशियल स्टेज पे था तो क्वांटिटी उसकी सबसे ज़्यादा थी, तो यानी कि उसकी एनर्जी सबसे कम रही होगी इनिशियल स्टेज की। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे नीचे क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा था उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी, तो एक्स मेरे पास यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा थी इनिशियली, और ये वाई और जेड तो ज़ीरो थे उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के ग्राफ बनाए। ठीक है, फिर क्या होगा, वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे वाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, और जेड उसको कंज्यूम करता जा रहा है, तो एंड एट द एंड क्या होगा, जेड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जेड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, तो यानी फ्री एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो एक्स से क्या हो जाएगी, उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बनेगा। ठीक है, और ये वाला जेड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ये वाला है, ए वाला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग पीक जाएगा, इंक्रीजिंग पीक नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, डिक्रीजिंग पीक है ये, इंक्रीजिंग पीक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है मेरा। ठीक है, तो मैं जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ वो रहेगा हमारे पास 20 मई को, वो लगभग 2 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें हम लोग मैथ्स और फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के बीच में अच्छे से। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।